नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, संस्कृत का पेपर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें संस्कृत के संपूर्ण 30 प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पूर्णतः नवीन सिलेबस पर आधारित है। यदि आप इस चैनल पर मात्र 30-35 दिन भी रेगुलर सभी टेस्टों को अटेंड करते हो, सभी टेस्टों को देते हो, तो ये चीज़ गारंटीड है साथियों। पात्रता परीक्षा 100% 90 नंबर 90 प्लस क्या मतलब गारंटीड उत्तीर्ण आप कर सकोगे साथियों। तो पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना और आप अपने अनुभव वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उष्म वर्णा है क्रम है संति ये रे ले व ये व रे ले शे से है शे है। तो साथियों, यहाँ पर आपको उष्म वर्णों का क्रम बताना है। कौन सा उष्म वर्णों का क्रम है? देखिए, संस्कृत के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रे ले व और ये व रे ले, ये अंतस्थ होते हैं। ये व रे ले संस्कृत में ये वाला होता है, लेकिन ये क्या होता है? अंतस्थ होता है साथियों। जबकि उष्म की अगर हम बात करें तो उष्म वर्ण होते हैं से है। इनका ये क्रम होता है, पहले शेषंक का, फिर षटकोण का, फिर सरोता का और फिर हल वाला। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, दंतोष्टम उच्चारण स्थानम वर्तते। यहाँ पर आपको दंतोष्टम का उच्चारण स्थान इकारस्य है, वकारस्य है, अनुनासिक है, कंठ है, तालु है। तो साथियों, दंतोष्ट है मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है वो होता है वकारस्य। वकारस्य मतलब वह वकील का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ट होता है, वकारस्य दंतोष्टम। आपने सूत्र पढ़ा होगा संस्कृत के अंतर्गत। तो यहाँ पर फिर कौन सा विकल्प सही है? आपका दूसरा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शंभु है राजते संधि करोति। इसकी आपको संधि करना है। शंभु से राजते, शंभुर राजते, शंभो राजते और शंभु राजते। तो यहाँ पर शंभु प्लस राजते का संधि, यहाँ पर इसकी संधि क्या होगी मित्रों? प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा, शंभु है राजते, तो यहाँ पर विसर्ग के पहला आ रहा है ऊ, क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है बड़ा वाला, और बाद में आ रहा है रे। तो ऐसे जब आता है तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है और यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी वो रहेगी शंभु राजते। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आता है मित्रों। चौथा क्वेश्चन साथियों, प्रश्न संख्या 4 है, भवति इति धातो विधिलिंग लकारे रूपम भविष्यति। भवतु भवेद भवेताम भवेयु है। अर्थात यहाँ पर जो सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसटाइपिंग है। मिसटाइपिंग ये है साथियों, एक शब्द यहाँ पर लिखना है, एक वचन यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से था, ये भवति इति धातो विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। प्रथम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है? तो साथियों, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप भू धातु का मतलब भवति रूप का पूछा है। देखिए, विधिलिंग लकार के अंतर्गत यहाँ पर प्रथम पुरुष का जो एक वचन है वो होता है भवेत। देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन विधिलिंग लकार के अंतर्गत भवेत होगा, और यहाँ पर जो ये भवेताम शब्द है, ये भवेताम प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, और ये जो भवेयु है शब्द है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। लेकिन यहाँ पर कब सही है साथियों? ये जब प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पर पूछा जाएगा। भवेत भवेताम भवेयु है, प्रथम पुरुष का ये द्विवचन, प्रथम पुरुष का ये बहुवचन। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हरि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम वर्तते। अर्थात हरि शब्द का जो सप्तमी विभक्ति है उसका आपको द्विवचन का रूप बताना है। हरो, हरीशु, हरियो है, हरिन। तो साथियों, यहाँ पर हरि शब्द का जो सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन रूप है वो होता है हरियो है। क्या होता है? हरियो है। याद होना चाहिए, हरि शब्द किस में चलता है? आपके
इकारांत पुल्लिंग में चलता है। किस में चलता है हरि शब्द? इकारांत पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, अकारांत, आकारांत सभी याद होना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रीलिंग पे के भी आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम 10 से 12 रूप सभी को याद होने चाहिए, फिर आप उनसे दूसरे रूप बना सकते हो। यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं मित्रों। तो छठा क्वेश्चन आपके है, रामेण विना सीता वनम न गच्छति रेखांकित पदे का विभक्ति है द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। साथियों रामेण, यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? रामेण है। तो यहाँ पर आपको जो विभक्ति बतानी है वो रामेण में बतानी है। किस में बतानी है? रामेण में। तो यहाँ पर रामेण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? रामेण विना सीता वनम न गच्छति, यहाँ पर रामेण शब्द में मित्रों तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का। तो चौथा विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन, प्रसार्य शब्दे प्रत्यय वर्तते लेप प्रत्यय, यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय। तो साथियों यहाँ पर प्रसार्य शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए प्रसार्य में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, सा प्लस ल्यप, इससे ये शब्द बना है प्रसार्य। प्र प्लस सा प्लस ल्यप बराबर शब्द क्या बन जाएगा? प्रसार्य। ल्यप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है प्रश्न संख्या 7 में, अर्थात प्रथम विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन, हरिहरो है शब्दे समास है अस्ति, तत्पुरुषय है, द्वंद्व है, क्रमधार्य है, बहुब्रीहि है। तो साथियों यहाँ पर हरिहरो शब्द में आपको समास बताना है। इसमें कौन सा समास आएगा? साथियों हरिहरो शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। किस समास का? द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं, और यहाँ हरिहरो दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास का ये उदाहरण है 8वां क्वेश्चन। तो सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। ज्ञानम भार है क्रिया विना वाक्येषु अव्यय पदम, ज्ञानम क्रियाम भार है और विना। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है ये ज्ञानम भार है क्रिया विना, इसमें बताइएगा साथियों कौन सा पद अव्यय है। तो प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए आपके प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प है यहाँ पर भार, क्रिया, ज्ञान, ये अव्यय नहीं है, बल्कि विना जो शब्द है मित्रों वो यहाँ पर अव्यय है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 है, मंदा क्रांता छंदसी प्रतिचरणम वर्णा है भवंती, सप्तदश है, षोडश है, द्वादश है, एक विशंति। यहाँ पर देखिएगा मंदा क्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, आपको आंसर इसका देना है। सप्तदश मतलब 17, षोडश मतलब 16, द्वादश मतलब 12, एक विशंति मतलब 21। तो बताइए प्रश्न संख्या 10 में आपका कौन सा विकल्प सही है साथियों। आपके जो 10वां क्वेश्चन है इसके प्रत्येक चरण में, मंदा क्रांता छंद में प्रत्येक चरण में सप्तदश मतलब 17 वर्ण होते हैं, और जबकि इसके चारों चरणों के वर्णों का योग कितना होता है साथियों? 17 चौके 68। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या पूछा जा रहा है? मुझे पुस्तक अच्छी लगती है, संस्कृत अनुवाद है करोति। इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। विकल्प 1 है मया पुस्तकम रोचते, दूसरा है मत पुस्तकम रोचते, तीसरा है मह्या पुस्तकम रोचते, और चौथा है मई पुस्तकम रोचते। तो सभी में पुस्तकम रोचते आ रहा है, सभी में आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं चलने वाली है। यहाँ पर देखिए मुझे, यहाँ पर मुझे की जगह होगा, संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो मुझे का होगा यहाँ पर मह्याम पुस्तकम रोचते, अर्थात मुझे पुस्तक अच्छी लगती है। थर्ड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। मया चित्रम दृश्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। यहाँ पर आपको वाच्य का परिवर्तन करना है। अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्र है पश्यति, अहम चित्र है पश्यानि, और अहम चित्रम पश्यन्तु। तो देखिए 12वां जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर देखना है।
सभी में अहम अहम, चित्रम चित्र है, चित्र है, चित्रम। तो साथियों पश्यामि, पश्यति, पश्यानि, पश्यन्तु। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प आपको बताना है। कौन सा जो विकल्प है वो सही रहेगा, तो बताइए प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर। साथियों मया का तो अहम होता है, वाच्य परिवर्तन जब करोगे। चित्रम का यहाँ पर चित्रम ही रहेगा, ठीक है, चित्रम का चित्र है नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 विकल्प बचे हैं, पश्यामी और पश्यन्तु। तो दृश्यते का क्या होगा, पश्यामी होगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं मित्रों। तो आपके 13वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये देखिएगा। प्रश्न निर्माणम कुरुत है, प्रश्न निर्माण कीजिए। ग्रामेभ्य है, जना है, नगरम आगच्छन्ति। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, ग्रामेभ्य। इसी को ध्यान में रखकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला विकल्प देखिएगा केशाम, दूसरा है केशु, तीसरा है केन और चौथा है केभ्य है। तो यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण हम करेंगे साथियों ग्रामेभ्य है। तो यहाँ पर ग्रामेभ्य बाद में आ रहा है ना, तो आप जब भी प्रश्न निर्माण करते हो तो एक सीधी सी चीज़ है कि जो वहाँ पर प्रश्न में रेखांकित शब्द होता है उसी से प्रश्न निर्माण करना होता है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, ग्रामेभ्य। तो बाद में भ्य आ रहा है ना, यहाँ पर भ्य से भ्य मिला लीजिए। चौथा विकल्प आपका सही है, केभ्य है, जना है, नगरम आगच्छन्ति। ग्रामेभ्य, जना है, नगरम आगच्छन्ति। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर ये होता है। तो चौथा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है, अत्र शुद्धम वाक्यम अस्ति। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तेन पाठ है पठित है, तेन पाठम पठितम, तेन पाठा पठिता, स पाठम पठितम। तो बताइए यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प बताइएगा। तो मित्रों यहाँ पर तेन पाठम पठितम बिल्कुल गलत, पाठा पठिता पाठम पठितम नहीं, बल्कि तेन पाठ है पठित है। साथियों प्रथम विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही रहेगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15 को, जो कि आपके ग्रामर का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 15 क्वेश्चन शिक्षण के रहेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है शिक्षण के। प्रश्न संख्या 15, सुक्ति पूर्यत है, सुक्ति की पूर्ति करना है। ज्ञानेन हीना है, रिक्त स्थान समाना है। गुरु भी समाना है, पशु भी समाना है, मूर्खस्य समाना है, वानरे समाना है। तो साथियों ज्ञानेन हीना मतलब ज्ञान के बिना पशु भी पशु के समान मानव जीवन माना जाता है। तो यहाँ पर पशु भी है, दूसरा विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं साथियों। 16वां क्वेश्चन है आपके, पूर्णादंश है प्रति इति शिक्षण सूत्रे आधारित शिक्षण रीति अस्ति। पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है। अर्थात 16वें क्वेश्चन में एक बार आप आंसर बताइए, फिर इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो 16वें क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विश्लेषणात्मक विधि है। कैसे, पूर्णादंशम, पूर्णादंशम तो पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है इस पर आधारित शिक्षण विधि बताना है। तो पूर्ण से अंश की ओर विश्लेषण विधि में होता है साथियों, विश्लेषण किया जाता है एक एक फैक्ट का। इसलिए थर्ड विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17, व्याकरण अनुवादे विधि भी प्रारंभ करता अस्ति। अरस्तु महोदय है, रामकृष्ण आचार्य है, आचार्य पाणिनि और डॉक्टर भंडारकर। तो यहाँ पर आपको व्याकरण अनुवाद विधि के प्रारंभकर्ता बताना है। मित्रों देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि के जो आरंभ करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार रीट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन सभी के सही होगा, आपके गलत नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आप गलत कर दो और सब सही कर दे, फिर मामला बिगड़ जाता है ऐसी स्थिति में। तो साथियों डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि के प्रारंभ करता है। फोर्थ विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके, उदाहरणा तनिमन प्रतिविधिरस्ति। निगमन विधि है, आगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है। तो साथियों उदाहरण नियमन प्रतिविधिरस्ति, यहाँ पर देखिए एक बार सही आंसर का चयन कीजिए फिर हम इसको समझेंगे। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है, उदाहरण
नियमन, मतलब उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि जाती है? आगमन विधि जाती है, जबकि नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि जाती है। तो दूसरा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है, कस्मिन् सिद्धांते छात्र है सक्रिय भवति? क्रियाशीलता सिद्धांते, प्रयत्न सिद्धांते, अभिप्रेरणा सिद्धांते और रुचि सिद्धांते। तो साथियों मतलब बाद में समझेंगे, एक बार आप आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा क्रियाशीलता सिद्धांते है। अर्थात यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कस्मिन सिद्धांते, किस सिद्धांत में छात्र सक्रिय रहता है? तो साथियों क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत ही छात्र सक्रिय रहता है। प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि क्रियाशीलता में छात्र क्रिया करके सीखेगा, इसलिए प्रथम विकल्प सही रहेगा 19वें में। नेक्स्ट आता है 20वां क्वेश्चन। भारते अधिकांशाः कक्षाः बहुभाषिक्या सन्ति, भाषा शिक्षक एतत् तथ्यं पश्येत्, समस्या रूपेण, संसाधन रूपेण, वस्तु स्थिति रूपेण, सर्वाणि। अर्थात प्रश्न संख्या 20 में एक बार आंसर बताइए, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे और इस प्रश्न को भी अच्छे से समझेंगे मित्रों। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, संसाधन रूपेण। अर्थात प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है, भारत अधिकांशः है, भारत में अधिकांशतः है जो कक्षाएं होती है उसमें बहुभाषिता पाई जाती है। तो जो भाषा शिक्षक है उसको किस प्रकार से देखना चाहिए? तो उसको संसाधन के रूप में भाषा शिक्षक को देखना चाहिए साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरे मौखिक भाषा कौशल दक्षता अपेक्षते, वार्तालाप समये कठिन शब्दानां प्रयोगे सामर्थ्यम, विशेष स्मरणम, भाषणम, संदर्भानुसारम भाषा प्रयोग है। प्रश्न संख्या 21 में सही विकल्प बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। एक बार प्रश्न को समझिए, तोड़िए प्रश्न को, विश्लेषण कीजिए और फिर राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका है साथियों चौथा विकल्प, संदर्भानुसारम भाषा प्रयोग है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा कौशल ठीक है, ये तो दक्षता अपेक्षित है। मतलब मौखिक भाषा कौशल जो होता है उसमें दक्षता लाने के लिए क्या अपेक्षित है? तो भाषण देना नहीं है। विशेष स्मरणम तो कठिन रटना हो गया, कंठस्थीकरण हो गया। वार्तालाप समय कठिन शब्दाना प्रयोगे सामर्थ्यम, वार्तालाप के समय कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो कठिन शब्दों का प्रयोग करना कहाँ की सही रणनीति होती है? नहीं, बल्कि संदर्भानुसारम भाषा प्रयोग है। संदर्भ के अनुसार, वस्तु स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करना ही मौखिक भाषा कौशल दक्षता जो है उसमें अपेक्षित मानी जाती है। चौथा विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 22। तो आपके 22वां क्वेश्चन देखेंगे, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणं कथं क्रियते, दर्शनेन, परीक्षया, मूल्यांकनेन, भाषणेन। प्रश्न संख्या 22 में सही आंसर बताइए एक बार, इसका कौन सा विकल्प सही है? तो 22वें क्वेश्चन में आपका जो सही विकल्प है वो रहेगा परीक्षया। किस प्रकार से सही है साथियों, समझ लीजिए इस चीज़ को। छात्र का ज्ञानात्मक क्षेत्र का आपको परीक्षण करना है, तो परीक्षण किसके माध्यम से किया जाएगा? परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि ज्ञानात्मक क्षेत्र का ही आपको परीक्षण करना है, इसलिए मूल्यांकन सही न होकर परीक्षया सही रहेगा प्रश्न संख्या 22 में। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 23 पर। यहाँ पर मूल्यांकन में साथियों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी क्षेत्रों का होता है, लेकिन ज्ञानात्मक क्षेत्र का ही करना है तो परीक्षा के माध्यम से ही हो जाता है वो, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है 22वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं साथियों। 23वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझेगा वो ही इसका आंसर देगा। पठेन दुर्बल छात्राणां कृते कीदृश शिक्षणस्य प्रदीयते, गद्य शिक्षणस्य, पद्य शिक्षणस्य, व्याकरण शिक्षणस्य न को अपि। इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई नहीं दे पाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राइट आंसर इसका जो है, एक बार आप वीडियो को रोक सकते हो चाहो तो। राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ साथियों, इसका राइट आंसर है न को अपि, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है पठेन दुर्बल छात्राणाम, जो पढ़ने में दुर्बल छात्र है, करते कीदृश शिक्षण से प्रदीयते, उनको किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करना चाहिए? तो साथियों उनको गद्य पद्य व्याकरण नहीं, बल्कि जो पढ़ने में दुर्बल है तो उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। गद्य पद्य व्याकरण से थोड़ी काम चलेगा,
इनमें से कोई नहीं, मतलब उपचारात्मक शिक्षण काम लेना चाहिए। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 23 में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो आप कमेंट करके जरूर जाए कि कितने क्वेश्चन आज आप सही कर पाए हो। 25 प्लस कौन कौन आज सही कर पाया है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना। चित्रे है अवबोधनम अत्र परिणामकारी बहुति कला कौशल वर्धने, वाक्य कौशल वर्धने, श्रवण कौशल वर्धने, साहित्यिक कौशल वर्धने। प्रश्न संख्या 24 में सही विकल्प का आपको चयन करना है मित्रों। प्रश्न संख्या 24 में जो सही आंसर है वो रहेगा कला कौशल वर्धने। प्रथम विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि चित्रे अवबोधनम, चित्र का अवबोधन करना, ये जो परिणाम है तो चित्र किसके अंतर्गत आता है? कला कौशल के अंतर्गत आता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए आते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। आपके 25वां क्वेश्चन है गीत नाट्य पद्धति है भौती है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है। गीत नाट्य पद्धति किसमें प्रयोग की जाती है? साथियों गीत नाट्य पद्धति का प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता है, ना ही रचना में, ना ही गद्य में, बल्कि जो गीत नाट्य पद्धति है इसका प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। गीत नाट्य पद्धति प्रारंभिक स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। सेकंड विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो आपके 26वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक है उपयुक्त है पठनम भवति, चित्र पठनम, शब्द पठनम, सस्वर पठनम, मौन पठनम। बताइएगा 26वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा? अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक है उपयुक्तम पठनम भवति। आपका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा मौन पठनम, क्योंकि अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन इनमें से मौन पठन है। मौन पठन में सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है। चौथा विकल्प 26वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। लिखिताभिव्यक्ते कस्मिन् न भवति है, पत्र लेखने, निबंध लेखने, वाद विवादे, जीवनी लेखने। अर्थात लिखित अभिव्यक्ति इसमें से किसमें नहीं है? साथियों पत्र लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, निबंध लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जीवनी लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन वाद विवादे ये लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर के ये मौखिक अभिव्यक्ति माध्यम अस्ति। तो साथियों यहाँ पर ये मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 27वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन है कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीते, श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। प्रश्न संख्या 28 में सही विकल्प कौन सा है? प्रश्न को समझिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते हो। अगर प्रश्न को समझ लेते हो तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा लेखन कौशले। किस प्रकार से? कस्मिन कौशले मतलब किस कौशल में? वर्तनी में अधिकतम महत्वम दीते, वर्तनी को अधिकतम महत्व दिया जाता है। तो श्रवण कथन पठन में नहीं दिया जाता है वर्तनी को महत्व, बल्कि जो लेखन कौशल होता है साथियों लिखने में सर्वाधिक वर्तनी को महत्व दिया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है 28वें क्वेश्चन में। आज का देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब 29वां। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले, शामपट्ट लेखन कौशले। अर्थात कस्मिन् कौशले किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, समस्यात्मक होता है। तो साथियों जो प्रस्तावना कौशल होता है इसमें जो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रस्तावना कौशल वाला वही सही आंसर है 29वें क्वेश्चन में। साथियों किसी प्रश्न पर अगर डाउट हो तो अभी कमेंट कर दे, बिल्कुल अभी। वो अभी छात्र है अनुकरणापेक्षया मूल रूपेण रचनात्मक लेखनम लिखति इदम किम कथ्यते, कथा लेखनम, संवाद लेखनम, मौखिक लेखनम है, सर्वाणी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 में सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 में जो सही आंसर है वो रहेगा, एक बार आप बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा मौलिक लेखनम है। मौलिक लेखन का मतलब होता है सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन या नवीन लेखन, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है को अपी छात्र मतलब कोई छात्र
अनुकरण की अपेक्षा, अनुकरण मतलब जो उसको बताया गया है उसकी अपेक्षा मूल रूपेण रचनात्मक लेखनम लिखती, मूल रूप से ही रचनात्मक लेखन लिखता है तो साथियों उसको मौलिक लेखन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। 30वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। तो आज का ये टेस्ट संस्कृत का 5 पूरा हुआ। मिलते हैं।